इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ। 1 से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा जनजाति गौरव पखवाड़ा। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए आयुर्वेदिक कॉलेज और अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, उत्तराखंड को आयुष भूमि बनाने का है लक्ष्य। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में आरिफ के फ्लैटमेट डॉक्टर अभिषेक ने दिया बयान। कहा, नामों की कोई जानकारी नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2025 का किया उद्घाटन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र बोले, गुजरात हमेशा पढ़ाई और शिक्षा में रहा आगे। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1 से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ताकि जनजाति समाज अपनी परंपरा और गौरव से जुड़ सके और मुख्य धारा में अपनी भूमिका मजबूत कर सके। सीएम योगी ने कहा कि 1 से 15 नवंबर तक चलने वाले जनजाति गौरव पखवाड़े का उद्देश्य जनजाति समाज को अपनी परंपराओं से जोड़ना और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में अधिक सहभागिता दिलाना है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि कम है, कुल आबादी की तुलना में आप देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन मुझे अब देख करके प्रसन्नता होती है। पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की, और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, वे सभी सीटें अनुसूचित जाति के ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है, कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, शासन की योजनाओं में उनको जो पहले वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, आज उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़, जितने भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया, और परिणाम है कि ज्यादातर जनजातियां आज के दिन पर
विकास की योजनाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बिजली की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम, और इन सब के साथ ही अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम अब उनके लिए प्रारंभ। उत्तराखंड के नैनीताल में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नए आयुर्वेदिक कॉलेज और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को आयुष और आयुर्वेद की भूमिका के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य को आयुर्वेद और आयुष के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में एक आध्यात्मिक जोन भी विकसित किया जाएगा, जिससे देश और दुनिया के लोग यहाँ स्वस्थ, वेलनेस और अध्यात्म की तलाश में आएंगे। धामी ने इस पहल को राज्य में पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों से भी जोड़कर देखा है। कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है और आज एक सौगात भी देने जा रहे हैं। पूरा जो हमारा राज्य है, जो उत्तराखंड, ये आयुष की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है, योग की भूमि है, जड़ी बूटियों की भूमि है, और पूरी दुनिया के लोग यहाँ आयुर्वेद, आयुष, हेल्थ इसके लिए आए। ये हमारा पूरा प्रयास है, इसके लिए अनेकों प्रयास हम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल 2 जोन हम बनाने जा रहे हैं राज्य के अंदर, एक मऊ में, एक गढ़वाल में, और यहाँ पर आज के प्रयासों से जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है, निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत आगे जो हमारे प्रयास हैं, राज्य के अंदर लोग आए, हम प्रयासों को बहुत बल मिलेगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार की तरफ से हमेशा जो प्रयास है वो हमारा हमेशा आगे भी बना रहेगा, और इस दिशा में हम लोग पूरी मजबूती से काम करेंगे, जिससे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमको मार्गदर्शन किया है राज्य स्थापना दिवस पर, कि हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में और आध्यात्म के क्षेत्र में ये वैश्विक कैपिटल हमारा उत्तराखंड राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाने का। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में पूछताछ का दायरा अब और बढ़ गया है। इसी सिलसिले में जांच एजेंसियां आरोपी डॉक्टर आरिफ के करीबी लोगों से पूछताछ कर रही है। आरिफ के फ्लैट में डॉक्टर अभिषेक ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है। अभिषेक ने बताया कि जब वे दोनों यहां आए तब हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलने के कारण उन्होंने किराए पर फ्लैट लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी आरिफ से डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज का नाम नहीं सुना। अभिषेक ने स्पष्ट किया कि उन्हें यह फ्लैट एक ब्रोकर के जरिए मिला था और आरिफ ने उनकी बातचीत सिर्फ सामान्य स्तर तक सीमित थी। मेरे के दोस्तों ने हम लोग जब यहाँ पे आते तो इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2, 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं। तो यही है सर। अभी आपसे किसी तरह की पूछताछ की गई है? कैसा जब शाम को साफ रहते होंगे तो फोन पे बातचीत किन लोगों से करते थे? क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला। क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे, कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बताया शायद मदर आके शायद साथ में हरियाणा और पंजाब की गाड़ी आती थी उनके पास। नहीं, मदर शायद आने वाले थे साथ रहने के लिए। अभिषेक, डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कभी? ये सब कभी। अभिषेक, कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ न कुछ फैमिली की बात होती होगी। पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को। हाँ, तो ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे? हाँ, वो भी गया था। उम्र की क्या किसी उम्र नाम? अभी अनंतनाग भी गए थे 1 महीने पहले, कुछ जानकर। तो क्या कोई पार्सल वगैरह आते? आरिफ उम्र के क्या बैचमेट थे क्या? मैं आरिफ मेरे को ऐसा कुछ नहीं मालूम। मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है, क्या पिछले 4-5 दिनों के दौरान जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उनके स्वभाव में कोई चेंजेस आया हो या कुछ तरीके की एक्टिविटी, कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ हो? धर्म को लेकर क्या बंदिशें थी? कुछ ऐसा आपने कभी देखा जैसे साथ रहते थे, कुछ देखा हो आपने? नहीं,
नहीं, अपना सब काम करते हैं, ऐसा कुछ मुझे इशू नहीं हुआ कभी। ज्यादा एक सवाल डायरेक्टर साहब आपसे है, सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने हाई रैंक हासिल की थी, तब आपके यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा मुझे सुबह बताया गया था। तो क्या रैंक थी इनकी, किस तरीके के थे? 1008 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, जिसको एक होनहार छात्र की निशानी मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो यहाँ तक। और इन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ की थी, इसकी कोई जानकारी? यही सबसे लास्ट डिग्री होती है, इसके आज तो नहीं, इसके पहले नगर से पढ़े। सर टीम पूछने आई थी आप लोगों से, क्या पूछताछ की है? किस कॉलेज से इन्होंने सर वो किया है? तो कौन लोग थे? MBBS ब्लैक स्कॉर्पियो श्रीनगर में कौन सा कॉलेज से? सर टीम ने आप लोगों से कुछ पूछताछ की क्या उससे संबंधित जो करती हुई? क्या सवाल पूछे जिनकी हमसे तो लोगों से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, आप ही लोगों से पता लगा। आप लोगों से पता चल रहा है सब चीजें। अभी लोगों से पता भी चला था आप लोगों को। आपके ऑफिस में पुलिस ने डॉक्यूमेंट की जांच की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ सर आमिर से जुड़ा कुछ डाटा आपसे लिया गया? कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ से। जम्मू कश्मीर के कुछ और भी छात्र आपके यहाँ हैं, उनको देखिए हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से प्रतिवर्ष जो है हर जगह के छात्र आते हैं, बिहार के आते हैं, साउथ के आते हैं, इस समय केंद्र जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के भी पिछले 3 साल से लगातार छात्र हमारे पास 1 या 2 DM कार्डियोलॉजी का कोर्स करने आ रहे हैं, और सभी जो है पढ़ाई में भी ठीक है, चाल चलन में भी अच्छे हैं। तो हम लोगों के लिए ऐसा कोई संदिग्ध जो पास आउट होकर निकल गए वो तो 3 साल तक हम लोगों के साथ रहे, तो किसी का ऐसा कोई संदिग्ध कैरेक्टर या संदिग्ध चरित्र अभी तक समझ में नहीं आया है। 3 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकल गए हैं, और इन्होंने अभी जो है एक अभी ऑनगोइंग बैच में हमारा स्टूडेंट है। तो सभी स्टूडेंट जैसे और सब छात्र होते हैं, तो हम तो उन्हीं छात्रों की तरह उन सबसे व्यवहार करते हैं। डायरेक्टर साहब, प्रबंधन अब इसको लेकर के इस घटना से सबक लेते हुए क्या कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहा है? हाँ, अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सभी लोगों का करवाएं। तो क्या इससे पहले नहीं करवाई जाती? नहीं करवाई जाती, लेकिन अब और प्रिकॉशन तौर पर अपने स्तर पर अब कराएंगे। देखिए सभी नेशनल मेडिकल काउंसिल से निर्धारित होता है, और उसमें ऐसा कोई एडमिशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान अभी तक तो होता नहीं है। लेकिन अब आप प्रबंधन अपनी पर्सनल तौर पे अगर हम लोग अपना कराएंगे इस तरीके से, तो केवल डॉक्टरों को कराएंगे कि कर्मचारियों का भी? सभी का फिर कराएंगे, एवरी एम्प्लॉय। डॉक्टर अभिषेक, जैसे आपके साथ दोस्ती थी, आप उसे लेके गए थे, कभी कोई बातचीत ऐसी लगी हो, उससे बातचीत करें? नो डाउट दोस्त थे, आपस में हर तरह की बात होती होगी आपकी। अच्छा, उनका मिजाज कैसा था, स्वभाव कैसा था? बढ़िया, ऐसा कुछ मेरे को यारबाज थे कि बिल्कुल गंभीर? नॉर्मल जैसे लोग होते हैं। नॉर्मल तो कानपुर है, कानपुर में तो यारबाज भी होते हैं ज्यादा। यारबाज मेरे को नहीं पता चलता। बिल्कुल दोस्ती यारी मस्ती काम कर। डॉक्टर अभिषेक खुद दिल्ली के हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और इन लोगों का आप लेके गए थे साथ में, एक स्कॉर्पियो हरियाणा नंबर की आती थी, उससे CCTV में देखा गया कि 2-3 बार आप गए हैं। आप डिनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रूम पे आप उनको लेके गए हैं, रूम दिलाने के लिए। कहाँ पे? अशोक नगर में आप गए थे? नहीं, मैं दिलाने के लिए ले गया सर, मैं ऑलरेडी उस रूम में रहता था। आपको वो कमरा किसने दिलाया था? ये ब्रोकर के थ्रू लिया था जब मैं। और उनके एक फ्रेंड इससे पहले रहते डॉक्टर यासिर थे, तो जब वो गए थे तो वो बोल रहे थे अब ये रह लेंगे। डॉक्टर यासिर भी कार्डियोलॉजी में थे? हाँ, फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में। आपके बगल वाले रूम में क्या हरियाणा के लोग रहते थे? मेरे बगल वाले रूम में कोई नहीं रहता। ये अफवाह फैल रही है, मतलब हरियाणा आगे कुछ नहीं। मेरे पास भाई थे जो लोग हैं, वो बता रहे हैं मैं हरियाणा करने वाला हूँ। तो वो जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच चलेगी जो दोषी होगा तो ना उसके साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुजरात हमेशा से पढ़ने और सिखाने में आगे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अहमदाबाद में नगर निगम और NBT को बधाई देता हूं। उन्होंने लगातार कई सालों से अहमदाबाद में बुक फेयर का आयोजन करते आ रहे हैं। इसको उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए सुंदर रिवर फ्रंट किया है। 300 से अधिक प्रकाशक गुजरात और देश के प्रकाशक यहाँ पहुँचते हैं। इस फेयर में गुजरात की नई पीढ़ी अपने पढ़ने की रुचि को बढ़ाए और तकनीकी में लगे, लेकिन मूल्य पुस्तक में उनका अभ्यास बढ़े। यही उस पुस्तक मेले का उद्देश्य है। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए
आज आए हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और एनबीटी को दोनों को बधाई देता हूं। उन्होंने लगातार कई सालों से अहमदाबाद में एक सुंदर बुक फेयर आयोजन करते आ रहे हैं। इसको इस बार उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए सुंदर रिवर फ्रंट के अंदर उन्होंने किया है। 300 से ज्यादा पब्लिशर गुजरात के, देश के विभिन्न पब्लिशर्स, राष्ट्रीय स्तर के पब्लिशर गुजरात में यहाँ पहुंचे हैं। गुजरात सदैव पढ़ने पढ़ाने में आग्रह रखा है। एक इंटेलेक्चुअल स्टेट है, थिंकिंग स्टेट है। थिंकिंग स्टेट में पुस्तकों की बहुत बड़ा उत्प्रेरक भूमिका रहती है। नई पीढ़ी में पुराने किताबों के साथ साथ टेक्नोलॉजी आधारित पढ़ने का, रुचि लेने का एक परंपरा बना रहे, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आग्रह से विषय रखते हैं। जो वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से आज देश की कार्यकाल संभालते हुए भी लाइब्रेरी मूवमेंट के प्रति, बुक फेयर के प्रति, लिटरेरी मूवमेंट के प्रति उनके सदैव मार्गदर्शन रहा है। आज हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी के साथ हम लोग इस बुक फेयर को, ये आने वाले 23 तारीख तक चलेगा। इस बुक फेयर में गुजरात की नई पीढ़ी अपने पढ़ने की रुचि को बढ़ाए, टेक्नोलॉजी में संलग्न हो, लेकिन मूल पुस्तक पढ़ने की उनकी अभ्यास बढ़े। यही उस पुस्तक मेला का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में बड़ी तीव्रता से लागू हो रहा है। उसमें प्रथम आग्रह का विषय है बच्चों की पढ़ाई अपना समझ बढ़ाने के लिए, अपने मौलिक चिंतन को विकसित करने के लिए मातृभाषा में होनी चाहिए। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक बड़ा परामर्श है। देश की सभी भागों ने, सभी राज्यों ने मातृभाषा आधारित पढ़ने का व्यवस्था पहले से भी किया है, आज उसको और मजबूती कर रहे हैं। गुजरात भी गुजराती भाषा आधारित शिक्षा होने से ही, जो आज हो रहा है यहाँ इस देश राज्य में, ये होने से ही मूल कल्पना परिप्रकाश हो पाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के बाद एनडीए खेमे में उत्साह दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता रामकृपाल यादव और बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद एनडीए नेताओं में जश्न का माहौल है। भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि वे एनडीए को वोट देंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सोर्स से मिली जानकारी और एग्जिट पोल दोनों ही साफ संकेत दे रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुमत एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के पहले ही ये तय हो गया था कि सरकार एनडीए की ही बनेगी और उसके अनुसार आया रिजल्ट। रिजल्ट के पहले ही लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार हम एनडीए को वोट करेंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चल रहा है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। विभिन्न सूत्रों से जानकारी मिली है। पार्टी का संगठन साथ साथ मतलब न्यूज चैनलों से समाचार जो आ रही है करके बहुत साफ आ रहा है कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। कल रिजल्ट आने के बाद सरकार बनेगी एनडीए। दिल्ली विस्फोट की घटना पर अब विपक्ष ने सरकार को घेरा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार ने पहले की घटनाओं से सबक नहीं मिला और लापरवाही के कारण निर्दोष लोगों की जान गई। दिल्ली विस्फोट की घटना पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अजय राय ने कहा कि सरकार पहले हुई आरडीएक्स और AK-47 बरामदी के बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उस वक्त संज्ञान लिया होता तो शायद आज यह दुखद घटना नहीं होती। टीटीवी ब्लास्ट में और तमाम जो ब्लड सैंपल्स मिले उनकी भी पुष्टि की जा रही है, डीएनए मैच किया जाए। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सरकार जिस तरीके से मैं समझता हूं कार्रवाई कर रही है, आप इसके पहले भी जो बरामदगी हुई आरडीएक्स की और तमाम चीजों की बरामदगी हुई AK-47 की, और सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी थी। सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार बैठकर इंतजार कर रही थी कि कुछ अनहोनी हो। आज हमारे देश के 12-13 लोग शहीद हुए,
मैं समझता हूं कि साधारण परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग, निर्दोष लोग जो बेचारे वहां खाना कमाने गए थे, वो आज उनका पूरा परिवार, आज हम लोग अभी एक हमारे श्रावस्ती जिले में एक उसमें व्यक्ति जो मरा है उसके दरवाजे हम लोग जा रहे हैं। अभी दिनेश मिश्रा नाम है उसका, उसके दरवाजे जा रहे हैं। और प्रत्येक जितने भी जो और हमारे यूपी में 4 घटनाएं और घटी हैं, 2 अमरोहा के हैं, 1 मेरठ के हैं, 1 शामली के हैं, वहां हर जगह हम लोग अभी चलेंगे और सबके यहाँ चलकर अपनी शोक संवेदना प्रकट करेंगे। सरकार पूरी तरीके से इस पे हाथ रख के बैठी रही और मैं समझता हूं कि बहुत ही दुखद घटना घटी है, जिसकी हम निंदा करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की ओर से आज एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। जोधपुर में आयोजित इस रैली का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद साई शुक्ल ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने प्राकृतिक चिकित्सा जीवन की सच्ची रीति जैसे नारों के साथ शहरवासियों को स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।